हेलो एवरीवन, आदि हेल्थ एंड साइंसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम सीरीज में ओसोफेगस एंड इससे रिलेटेड फंक्शंस, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो नोट्स एंड पेन निकाल लीजिए, लेक्चर को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओसोफेगस। हाँ, वैसे अब तक हम लोगों ने सैलिवरी ग्लैंड्स और उससे रिलेटेड ऑर्गन्स और सलाइवा के सिक्रीशंस को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। इससे प्रीवियस टॉपिक्स के जो भी लेक्चर्स है वो सैलिवरी ग्लैंड सीरीज में अपलोड हो चुके हैं। आज हम लोग ओसोफेगस को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है हमारा ओसोफेगस? ओसोफेगस मेजर्स अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी ओसोफेगस की जो हम बात कर रहे हैं ये इसका लेंथ जो है क्या है 25 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या है 2 सेंटीमीटर। यानी हमारा फूड जो बकल कैविटी से नीचे ओसोफेगस में आ रहा होता है उस ओसोफेगस का लेंथ हमारा जो है 25 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर। इट इज लोकेटेड मिड लाइन टू द थोरैक्स, पोजीशन एंटीरियर टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड पोस्टीरियर टू द ट्रैकिया एंड द हार्ट। ओके, तो इसके लोकेशंस की भी स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। ये कहाँ मिला होता है हमको? थोरैक्स में। जब हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं बॉडी ट्रंक को, तो थोरैक्स और एब्डोमेन, इसको बीच में डिवाइड कौन कर रहा है? हमारा डायफ्राम। तो थोरैक्स की जब बात कर रहे हैं, इट इज लोकेटेड इन द मिड लाइन ऑफ द थोरैक्स। थोरैक्स का अगर मिड लाइन हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करें तो वहां से क्या पास हो रहा होता है? हमारा ओसोफेगस। मिडलाइन से थोरैक्स के मिडलाइन से हमारा पास हो रहा होता है ओसोफेगस। और सिंपल तरीके से कहें कि थोरैक्स को डिवाइड करें और उसको बीचों बीच डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, यानी थोरैक्स को 2 इक्वल हाफ्स में जब डिवाइड करेंगे तो उस वक्त जब 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहे होंगे तो हमको बीच सेंटर में क्या मिल रहा होगा? ओसोफेगस। इसका लोकेशन क्या? पोजिशन एंटीरियर टू द वर्टिब्रल कॉलम। जब हम लोग मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में देखेंगे कि वर्टिब्रल्स को जब देखेंगे तो वर्टिब्रल कॉलम की क्या है, ये आगे मिलेगा, क्या है? एंटीरियर टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड पोस्टीरियर टू द ट्रैकिया एंड हार्ट। जो हमारा ट्रैकिया रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है उसके पीछे और वर्टिब्रल कॉलम्स के आगे हमारा क्या मिल रहा होगा? ओसोफेगस। It connects to the pharynx at its upper end and joins stomach just below the diaphragm. Okay, तो यहाँ से ये pharynx है हमारा, ये क्या हमारा pharynx है। हाँ, तो यहाँ पे ये ज्वाइन हो रहा था अपर एंड इसका, लोअर एंड यहाँ पे स्टमक से ज्वाइन हो रहा होता है। किसके नीचे? तो डायफ्राम के ठीक नीचे। द ओसोफेगस पासेस टू द डायफ्राम एट द लेवल ऑफ 10th थोरैसिक वर्टिब्रे, यानी T10 के पास। यहाँ पे अगर ये लोकेशंस की बात कर ले, जो डायफ्राम को क्रॉस कर रहा है उस वक्त हमको, यानी डायफ्राम जो हमारा है उस डायफ्राम को जब ओसोफेगस क्रॉस कर रहा होता है उसके ठीक पीछे हमको जो वर्टिब्रा मिल रहा होता है वो वर्टिब्रा क्या है? T10, यानी थोरैसिक वर्टिब्रा 10th नंबर वाला जो है वो यहाँ पे, यानी इसके ठीक पीछे हमको मिल जाएगा। और या फिर इसको और सिंपल तरीके से कहें कि जब थोरैसिक 10th वर्टिब्रा की बात करेंगे उसके ठीक आगे हमको मिल रहा होगा डायफ्राम, और उस डायफ्राम से क्रॉस हो रहा होगा क्या? ओसोफेगस। आफ्टर पासिंग थ्रू द डायफ्राम द ओसोफेगस कर्व्स अपवर्ड before entering the stomach. The acute angle throughout play a role in preventing backflow, regurgitation of gastric content. Okay, जब हम लोग ध्यान से देख रहे थे, जब स्टमक है, स्टमक में जब ये ज्वाइन हो रहा होता है हमारा ओसोफेगस, तो स्टमक में ज्वाइन होने से पहले एक छोटा सा कर्व हमको ये दिख रहा है। हाँ, ये क्या है? ओसोफेगस क्या है? पासिंग थ्रू द डायफ्राम। जब डायफ्राम से पास होकर के ये स्टमक में एंटर कर रहा होता है उस वक्त एक छोटा सा कर्व लेता है। इस कर्व से बेसिकली होता क्या है, जो फूड का जो कंटेंट है स्टमक में ये बैक फ्लो होकर के वापस ना जाए, इस चीज को ये प्रिवेंट करता है ये कर्व। ओके, जिसको हम कहते हैं कि प्रिवेंटिंग इट बैक फ्लो या रीगर्जिटेशन कहते हैं। गैस्ट्रिक कंटेंट यानी स्टमक का जो कंटेंट है ये वापस रीगर्जिटेट होके यानी बैक फ्लो ना हो जाए, इस बैक फ्लो से कौन प्रिवेंट कर रहा होता है? ये हमारा अक्यूट एंगल वाला जो कर्व है। हाँ, ये कर्व हमको दिख रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है, ये कर्व प्रिवेंट कर रहा होता है। The ओसोफेगस इज सील्ड एट अपर एंड एंड लोअर एंड्स बाय स्फिंक्टर। यानी ओसोफेगस की जब बात कर रहे होते हैं यहाँ पे ओसोफेगस का अपर एंड और लोअर एंड, यहाँ पे वो क्या मिल जाता है? स्फिंक्टर। बेसिकली क्या है कि उसके ओपनिंग्स को क्लोज करके और प्रोटेक्ट कर रहा होता है, बैक फ्लो वगैरह से प्रिवेंट करता है। तो ओसोफेगस में 2 स्फिंक्टर, अपर एंड्स में मिल रहा है और लोअर एंड्स में मिल रहा है। तो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर और क्या हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ये क्या है? तो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर ऑल्सो नोन एज cricopharyngeal sphincter prevents air from entering the esophagus during inspiration and stops esophageal content from being aspirated. Basically upper esophageal sphincter जो है, जिसको cricopharyngeal sphincter भी कहते हैं, ये स्फिंक्टर क्या करता है? ओसोफेगस को, हाँ, कि एयर एंटर ना करे। यानी एसोफेगस की हम जब बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे ओसोफेगस की जब बात कर रहे हैं, यहाँ फेरेंक्स से यहाँ पे एसोफेगस में एयर एंटर ना करे, यहाँ पे प्रिवेंट कौन कर रहा है? अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसको हम लोग ऑल्सो नोन एज क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं। ओके,
तो ऊपर से हम लोग क्या है, क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर, ये क्या करता है, एयर को एंटर करने से प्रिवेंट करता है। और नीचे हमारा क्या है, इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर, ये क्या करता है, गैस्ट्रिक कंटेंट को वापस यानी बैक फ्लो होने से ये प्रिवेंट करता है। बैक फ्लो होकर के फिर वापस जो है इसोफेगस में एंटर ना करे, यानी स्टमक से, हाँ ये हमको स्टमक दिख रहा है, स्टमक से वापस ये इसोफेगस में एंटर ना करे, इसे प्रिवेंट हमारा कौन कर रहा होता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। अनलाइक द मोस्ट स्फिंक्टर, द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर लैक्स a thick circular muscular wall, making it physiological sphincter. It functions as a sphincter due to ability to act as one without specific anatomical structure. Basically ये हमारा anatomical कहने का मतलब कि हमारा जो कार्डिक स्फिंक्टर है वो किसी एनाटॉमिकल स्फिंक्टर की तरह फंक्शन नहीं कर रहा है, यानी उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से नहीं है कि वो एनाटॉमिकली एग्जिस्ट करे और फिर वो बिहेव करे। बेसिकली वो क्या है, फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर है, यानी स्ट्रक्चर्स इस तरीके से नहीं होने के बावजूद भी वो इस तरीके से काम करता है कि वो स्फिंक्टर की तरह काम करे और बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करे। और सिंपल तरीके से कहें तो कार्डिक स्फिंक्टर जो हमारा है इसकी बनावट इस तरीके से नहीं है, या फिर ये एनाटॉमिकली इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है किसी और स्फिंक्टर की तरह, ये नॉर्मली एग्जिस्ट कर रहा है, बट इसका फंक्शंस जो है वो क्या है, एक स्फिंक्टर की तरह वो बिहेव कर रहा होता है। तो हम लोगों को दो चीज दिख रहा है, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ओके, अब ब्लड सप्लाई की बात करते हैं, आर्टेरियल सप्लाई और वेनस ड्रेनेज। ये क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि थोरैसिक पोर्शन और क्या हमारा एब्डोमिनल पोर्शन। यानी एक चीज जो हम बोलने वाले हैं वो आपको ध्यान रखना है कि इसोफेगस को अगर देखें ध्यान से तो दो पोर्शन हमको डिवाइड दिख रहा है, एक डायफ्राम के ऊपर वाला इसोफेगस और एक डायफ्राम के नीचे, यानी थोरैसिक पोर्शन में कुछ इसोफेगस एग्जिस्ट कर रहा होता है और कुछ पोर्शन क्या है, एब्डोमेन में कर रहा है। तो जब हम थोरैसिक बोलेंगे सप्लाई तो थोरैसिक वाले ओसोफेगस की बात कर रहे होंगे, और जब एब्डोमिनल बोलेंगे तो क्या हमारा एब्डोमेन के पोर्शंस की बात कर रहे हैं। ओके, अब आ जाते हैं ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। ब्लड सप्लाई, थोरैसिक पोर्शन ऑफ द ओसोफेगस प्राइमरली रिसीव ब्लड फ्रॉम द पेयर्ड इसोफेजियल आर्टरीज व्हिच इज ब्रांच ऑफ थोरैसिक एओर्टा। थोरैसिक एओर्टा के दो ब्रांचेज हैं, वो क्या करते हैं कि थोरैसिक पोर्शन यानी डायफ्राम के ऊपर वाले जो ओसोफेगस है उसको ब्लड सप्लाई दे रहे होते हैं, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई। और क्या एब्डोमिनल पोर्शन की बात करें, यानी अब डायफ्राम के नीचे वाले पोर्शन की बात करते हैं, यानी ऐसा ओसोफेगस जो डायफ्राम के नीचे हम लोग को मिलेगा। ये क्या है, तो एब्डोमिनल पोर्शन इज सप्लाइड बाय ब्रांचेस ऑफ इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज विच ओरिजिनेट फ्रॉम द सीलियक आर्टरीज। यानी सीलियक आर्टरीज से हम लोग को दो ब्रांच जो दिख रहा होता है, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज का और द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज का, ये सप्लाई कर रहा होता है किसको, डायफ्राम के नीचे जो ओसोफेगस मिलेगा बस उतने से पोर्शन को कौन सप्लाई कर रहा है, हमारा सीलियक आर्टरीज के जो ब्रांचेस हैं कौन कौन से, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो को पॉज करें, फिर से पीछे जाए और फिर से उसको प्ले करके देखें। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जब आप लेक्चर्स को देख रहे हो तो रनिंग शॉर्ट्स नोट्स बनाने की कोशिश करें ताकि आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो सके। ओके, अब वेनस ड्रेनेज की बात करते हैं। वेनस ब्लड फ्रॉम द थोरैसिक ओसोफेगस ड्रेन्स फ्रॉम द azygos and hemiazygos veins which while the abdominal portion drains the left gastric veins। कहने का मतलब क्या है कि जो वेनस ड्रेनेज है, हाँ वो थोरैसिक ओसोफेगस का वेनस ड्रेनेज कहाँ आ रहा होता है, एजाइगोस और हेमियाजाइगोस वेन्स में, यानी और आर्टेरियल सप्लाई और वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां पे जो डेवलप हुआ वो फिर क्या है, वेन्स में आएगा, वेनस सिस्टम में आएगा। तो यही हम लोग को दिख रहा होता है कि जो थोरैसिक ओसोफेगस यानी थोरैक्स में यानी डायफ्राम के ऊपर वाला जो पोर्शन होगा, हाँ वहां पे कहाँ ड्रेनेज जा रहा होगा, तो एजाइगोस वेन्स में और हेमियाजाइगोस वेन्स में। जबकि एब्डोमिनल पोर्शन वाला जो ड्रेनेज जाएगा वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में। एट द डिस्टल एंड ऑफ द ओसोफेगस वेनस प्लेक्सस कनेक्ट सिस्टेमिक जनरल पोर्टल सर्कुलेशन फैसिलिटेटिंग बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वेनस ड्रेनेज। बेसिकली हम लोग को जो डिस्टल पोर्शंस की बात कर रहे हैं, यानी जो डिस्टल एंड है, हाँ एंड पोर्शंस की जब बात कर रहे होते हैं, वहां पे एक वेन्स का प्लेक्सस मिल रहा होता है जो अल्टीमेटली कहाँ एंटर कर रहा है, सिस्टेमिक एंड पोर्टल सर्कुलेशंस में, जो बेसिकली ब्लड को वहां से रिमूव कर रहा होता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ माउथ, फेरेंक्स और ओसोफेगस को कंबाइंड तरीके से। तो क्या जिसको हम लोग कहते हैं swallowing या डिग्लूटिनेशन। ये क्या है, swallowing occurs in 3 stages after chewing is complete and the bolus is formed। यानी हम लोग जो खाना खा रहे हैं, फूड जो माउथ में ले रहे हैं, उसका क्या करते हैं हम लोग, च्यूइंग करते हैं। च्यूइंग जब कंप्लीट हो रहा होता है तो क्या बन रहा होता है वहां पे, बोलस, यानी फूड कंटेंट विद सलाइवा मिक्स होकर के जो सॉफ्ट कंटेंट बना हुआ है वो क्या हमारा बोलस है। हाँ, इट बिगिंस एज अ वॉलेंट्री एक्शन बट इज कंप्लीटेड थ्रू द इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स। कहने का मतलब ये जब स्टार्ट होता है
तो वॉलेंट्री एक्शन से स्टार्ट हो रहा था, यानी हम लोग जो च्यूइंग कर रहे हैं, ये च्यूइंग का जो प्रोसेस है ये एक वॉलेंट्री एक्शन है। लेकिन जब वहां पे जब ऐसे बात कर ले कि फिर वो अल्टीमेटली जो कंप्लीट हो रहा होता है वो इनवॉलेंट्री एक्शन से हो रहा था। ये कैसे? तो इसको हम सिंपल तरीके से ऐसे कहें कि फूड जो है हमारा, हाँ फूड एंटर किया माउथ में, हम लोग उसको च्यूइंग किया, बोलस बना, फॉरवर्ड बाय द वॉलेंट्री एक्शंस, यानी हम लोग जो सॉलोइंग कर रहे हैं ये अपने विल पावर से, यानी अपनी इच्छा के अनुसार उसको क्या करते हैं, सॉलो करते हैं, यानी फूड को नीचे, फूड कंटेंट को नीचे करते हैं, यानी बोलस को नीचे कर रहे होते हैं। लेकिन बोलस रीचेस फेरिंग्स एंड द ओसोफेगस, ये चीज तो हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो स्टार्ट होता है, यानी फेरिंग्स के नीचे जब ओसोफेगस में एंटर कर रहा है ये फूड यानी बोलस, ये उसके बाद एक मूवमेंट यानी वेव वाला एक मूवमेंट कुछ इस तरीके से हम लोग को ओसोफेगस में दिख रहा होता है। ये वेव वाला जो मूवमेंट जो पेरिस्टाल्सिस कह रहे हैं, ये पेरिस्टाल्सिस इनवॉलेंट्री है। यानी अब अगर हम लोग ये चाहें कि जो फूड कंटेंट हमारा फेरिंग्स में एंटर कर चुका है, ओसोफेगस में आ चुका है, अब इसको रोक दे, अपने विल पावर से कंट्रोल करने की कोशिश करें, ये चीज नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो स्टार्ट तो हुआ था एक वॉलेंट्री एक्शन, लेकिन जब वो कंप्लीट हो रहा है तो वो क्या हो जा रहा है, इनवॉलेंट्री एक्शन। अब इसके 3 स्टेजेस क्या क्या है? पहला ओरल स्टेजेस, pharyngeal स्टेजेस और ओसोफेजियल स्टेजेस। ओरल स्टेजेस with the mouth closed, voluntary muscles of the tongue, cheeks pushes bolus backward into the pharynx, यानी हम लोग जो च्यूइंग कर लिए कंप्लीट हो चुका है, तो वॉलेंट्री मसल्स जो हमारा टंग का है, चीक्स का, ये सारे क्या करते हैं, बोलस को पीछे की ओर पुश कर रहे होते हैं, जो अल्टीमेटली एंटर कहाँ कर रहा होता है, फेरिंग्स में। माउथ से वो कहाँ आया, फेरिंग्स में। अब फेरेंजियल स्टेजेस में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन इनिशिएटेड इन द ओरोफेरेंजियल वॉल्स, यानी ओसोफेगस और फेरिंग्स का वॉल जहां पे, वहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्स स्टार्ट होगा, रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट होगा। एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द सोलिंग सेंटर्स इन द मेडुला, स्टिमुलेटेड बाय द फेरेंजियल मसल्स। फेरेंजियल मसल्स भेज रहा है स्टिमुलस किसको, स्वॉलिंग सेंटर, जो कहां पे हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा की बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहा होता है, दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इनवॉलेंट्री मूविंग बोलस इनटू द ओसोफेगस। अब यहां पे क्या, इनवॉलेंट्री एक्शन स्टार्ट हो गया। अब तक मेरे विल के कंट्रोल में था जो फूड, अब वो क्या हो गया, इनवॉलेंट्री एक्शंस में एंटर कर चुका है। यानी अब वो फूड हमारे विल के कंट्रोल में नहीं, यानी अपनी इच्छा के अनुसार अब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो क्या हो रहा है, दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इनवॉलेंट्री। अब क्या है, फेरेंजियल मसल्स जो है इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मूविंग बोलस इनटू ओसोफेगस, यानी फेरिंग से वो कहां गया, ओसोफेगस में। अदर पाथवेज आर क्लोज टू इंश्योर द बोलस मूव्स इन करेक्ट डायरेक्शन। इसके अलावा यानी फेरिंग से ओसोफेगस में जाने के अलावा बाकी और भी जो, यानी सिंपल सी बात कर लें कि हम लोग जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। क्यों? ताकि फूड अपना रास्ता भटके नहीं, यानी ऐसा हो कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंटर कर दिया, ये सारी चीजों से प्रिवेंट किया जाता है। The soft palate lifts to block the nasopharynx, यानी नेजोफेरिंग्स में एंटर ना हो जाए, इसलिए वहां पे क्या काम कर रहा है, सॉफ्ट पैलेट हो जा रहा है। The tongue and the pharyngeal folds prevent the bolus from returning to the mouth। अब क्या है, टंग और pharyngeal folds जो है वो इस तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं कि बोलस फिर से वो माउथ में ना जाए। The laryngeal elevates and moves upward with the epiglottis covering its opening to block entry into the trachea and the airway। उस वक्त क्या होता है, लैरिंग्स एलिवेट करते हैं, लैरिंग्स ऊपर की ओर जाता है और आगे की ओर बढ़ता है। हाँ, कि लैरिंग्स एलिवेट, यानी लैरिंग्स जो हमारा क्या होता है, उधर ऊपर की ओर बढ़ता है, यानी हम लोग जब खाना खाते हैं तो ऐसी कुछ इससे मूवमेंट रहता है, ये लैरिंग्स क्या हमारा ऊपर की ओर मूव कर रहा था कुछ इस तरीके से। हाँ, अब यहाँ तो एग्जैक्ट हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, बट ऐसे मान लीजिए कि लैरिंग्स क्या है, अगर इस लेवल पे है तो वो क्या करता है, थोड़ा सा लेवल अप होता है और आगे की ओर बढ़ता है, जिससे क्या होता है, elevates and moves forward, आगे की ओर बढ़ता है। and the epiglottis covering the opening to block the entry of trachea। अब क्या होता है, epiglottis उस तरह को कवर कर लेता है, जिससे क्या होता है, ट्रैकिया, अगर इस तरह का ट्रैकिया अगर हमारा ये है तो इसको, ये एंट्री को ये कवर करते हैं, epiglottis को क्या करता है, कवर करता है। अब क्योंकि ये कवर हो चुका है, हाँ अब ये कवर हो चुका है, तो क्या होगा, इसके अंदर फूड एंटर नहीं करेगा, वो क्या होगा, फेरिंग से ओसोफेगस की ओर जाएगा, लेकिन ये ट्रैकिया में एंटर नहीं करेगा। ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वहां पे एपिग्लॉटिस काम कर रहा है। कहां गया हमारा ये एपिग्लॉटिस। ओके, तो अब हम समझ गए कि फेरिंग से हमारा फूड कंटेंट जो क्या ओसोफेगस में एंटर कर चुका, जो भी अलग अलग पाथवे थे उन सबको ब्लॉक कर दिया जाए ताकि फूड सही डायरेक्शन में मूव करे। यानी माउथ से अब वो फूड फेरिंग्स आया था और फेरिंग्स के बाद वो अब फूड कहां गया, ओसोफेगस में।
जिसको हम लोग कह रहे हैं इसोफेजियल स्टेज। द प्रेजेंस ऑफ बोलस इनटू द फेरिंक्स ट्रिगर्स पेरिस्टाल्सिस वेव। अब क्या हुआ कि बोलस जो फेरिंक्स में, प्रेजेंस ऑफ बोलस इन द फेरिंक्स ट्रिगर्स पेरिस्टाल्सिस वेव, यानी फेरिंक्स में बोलस पहुंच गया तो अब एक वेव स्टार्ट हो गया। कौन सा वेव? जिसको कह रहे हैं हम लोग पेरिस्टाल्सिस। कुछ इस तरीके का ये वेव होगा, ऐसे 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 यहाँ पे मूव कर रहा है ना, ये इस तरीके से, यानी यहाँ से फूड कंटेंट ये आगे बढ़ा, फिर इस तरह का वेव होगा, फिर वो आगे जाएगा। Normally, esophageal walls are relaxed, but peristalsis being swelling ahead of peristalsis wave, the cardiac sphincter at the stomach entrance relaxes। अब जो कार्डिक स्फिंक्टर की बात किए थे, यानी यहाँ पे जो हम लोग की बात की फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर की जो हम लोग बात किए थे कि स्टमक और ओसोफेगस के यहाँ पे एंट्री पे हम लोग कार्डिक स्फिंक्टर होगा, इसका मसल्स क्या होगा उस वक्त फिर रिलैक्स होगा। अभी कॉन्ट्रैक्टेड होगा पर फिर रिलैक्स होगा, जिसके वजह से क्या होता है, अलाउइंग द बोलस टू पास इनटू द स्टमक, यानी ओसोफेगस में ये यहाँ पे होगा रिलैक्स होगा, जो कॉन्ट्रैक्टेड था अब क्या के एंटर कर रहा है फूड। Under normal condition, the cardiac sphincter remains constricted to prevent gastric reflux into the esophagus। नॉर्मल कंडीशंस में, यानी एक पर्सन जो हेल्दी है, जिसका कार्डियक स्फिंक्टर नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहा है, उसका कार्डियक स्फिंक्टर हमेशा कॉन्स्ट्रिक्टेड ही होगा। नॉर्मल कंडीशन में वो क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा। एबनॉर्मलिटीज में वो क्या हो जाता है, रिलैक्स होगा। पर जब फूड आ रहा है तो नॉर्मली उसको क्या होना है, जो कॉन्स्ट्रिक्टेड जो तुमको दिख रहा है ये क्या होगा, रिलैक्स होगा और फूड क्या है यहाँ पे एंटर करेगा। फैक्टर्स प्रिवेंटिंग गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है जो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स से बचाते हैं। प्रिवेंटिंग गैस्ट्रिक रिफ्लक्स यानी स्टमक में जो कंटेंट आया है ये वापस ना जाए, ये कौन कौन सी ऐसी चीजें जो बचाते हैं। अटैचमेंट ऑफ स्टमक टू द डायफ्राम वाया द पेरिटोनियम, स्टमक का जो है डायफ्राम के साथ इस तरीके से अटैचमेंट होता है और पेरिटोनियम की मदद से वो भी प्रिवेंट कर रहा होता है। अक्यूट एंगल, कार्डियोएसोफेजियल एंगल की बात कर ले, यानी यहाँ पे हम लोग को छोटा सा एक एंगल दिख रहा था ना, अक्यूट एंगल, ये एंगल जो स्टमक और ओसोफेगस के बीच में ये बन रहा था, ये एंगल भी क्या करता है, प्रिवेंट कर रहा होता है। इंक्रीज कार्डिक स्फिंक्टर टोन ड्यूरिंग राइजेस ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर एंड द पिंचिंग इफेक्ट ऑफ द डायफ्राम मसल फाइबर्स। बेसिकली क्या होता है कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जब बढ़ रहा होता है उस वक्त क्या होता है, कार्डिक स्फिंक्टर का टोन भी बढ़ जाता है। यानी यहाँ पे अगर आपको ये फील हो रहा हो कि स्टमक के आसपास प्रेशर बढ़ रहा है, हो सकता है कार्डिक स्फिंक्टर अच्छे तरीके से काम ना करे, अगर इस प्रेशर को यही कंडीशन रहा तो क्या किया जाता है, यहाँ पे जो कार्डिक स्फिंक्टर है इसके टोन को बढ़ा दिया जाता है। यानी ऐसे समझिए कि कार्डिक स्फिंक्टर के कॉन्स्ट्रिक्शंस की कैपेबिलिटीज को और अच्छे तरीके से बढ़ा दिया जाता है, उसके स्टिमुलेशन को बढ़ा दिया जाता है। द ओसोफेगस इज लुब्रिकेटेड बाय म्यूकस which facilitate the smooth passage of bolus during the peristalsis contraction of the muscular wall। यहाँ पे क्या होता है, ओसोफेगस में अच्छे तरीके से म्यूकस का प्रेजेंस होता है, जिसकी वजह से बोलस अच्छे तरीके से ट्रैवल करके ओसोफेगस से स्टमक की ओर पहुंचता है। आई होप आप लोगों को ओसोफेगस और इसके फंक्शंस समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टमक को डिस्कस करेंगे। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।